My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be discussing questions of quantitative aptitude section from CMAT 2025 examination, shift 2. Start करते हैं session, and if you have not already subscribed, then make sure to subscribe to the channel और साथ में also press the bell icon. You can also like the channel, like the content if you are liking the session. Okay, start करते हैं. So first question, matching list 1 with list 2. Now ratios given है हमें for A, B and C और P by Q, Q by R, R by P. ठीक है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, ऑप्शंस को चेकआउट करो. ठीक है, सो दैट तुम्हें मिनिमम कैलकुलेशन करना पड़े, मिनिमल कैलकुलेशन करना पड़े. तो इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ डी, डी इज मैच्ड विद इधर 3 और 2 और 4 और 1. तो सारे के सारे केसेस में डिस्टिंक्ट ऑप्शन आ रहा है. तो अगर हमने डी को सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ए, बी और सी को सॉल्व करने की ऐसा जरूरत ही नहीं है. Isn't it so? Because D is matched uniquely in every option. So only solve for D. D is giving that A by 7, this is equal to B by 9, this is equal to C by 11. यानी कि सीधे सीधे में रेशियो गिवन ही गिवन है कि A is to B is to C क्या हो जाएगा, 7 is to 9 is to 11. खत्म हो गया क्वेश्चन. So यानी कि D should be matched with the first and hence answer will be option D. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आंसर हमारा वैसे ही खत्म हो गया. बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज हमने पहले ही ऑप्शन से चेकआउट करके आइडेंटिफाई कर लिया. सॉल्व बाकी को भी करेंगे बट जरूरत नहीं है. ठीक है, एग्जाम में नहीं करते, अभी कर लेते हैं. तो ए कह रहा है हमारा 4A इज इक्वल टू 5B, 7B इज इक्वल टू 9C. तो A इज टू B इज टू C क्या होगा? तो एज पर A इज टू B का रेशियो क्या आ जाएगा? दैट विल बी 5/4. बिकॉज 4A इज इक्वल टू 5B तो A by B विल बी 5/4, 5:4. Similarly 7B is equal to 9C, तो B by C will be 9/7. तो B is to C will be 9:7. Okay, A is to B है 5/4 और B is to C है 9/7. Write 4 here, 9 here, so 5 into 9, 45. 45 is to 36 is to 28. This will be ratio of A, B and C. यानी कि A will be matched with second. ओके, अदरवाइज अगर रेशियो में लिखते कि A by B is equal to 5/4, B by C दिस इज इक्वल टू 9/7. अब क्योंकि B को दोनों में इक्वेट करना है तो पहले वाले मल्टीप्लाई कर दोगे 9 से और सेकेंड मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से. ओके, यहाँ से A, B और C का रेशियो की वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली ऑप्शन बी, लिस्ट 1 में बी पार्ट, बी कह रहा है A इज इक्वल टू 1/4 या बी, यानी कि A by B इज इक्वल टू 1/4 एंड B by C इज इक्वल टू 1/2. अब दोनों में B को इक्वेट करो, पहले 4 आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 4. तो A B C का रेशियो आ जाएगा 1:4:8 एंड हेंस B3. और सिमिलरली फॉर C, P is to Q is to R गिवन है, हमें P by Q is to Q by R is to R by P निकालना है. तो P by Q is to Q by R is to R by P will be equal to P by Q हो जाएगा 2/3. तो 2/3 is to 3/4 is to 4/2 which will be equal to 2. Now multiply these with LCM of denominator 3 into 4 12 multiply by 12. So this will be 8 is to 9 is to 24 and hence C will be matched with 4. Okay, next question पे चलते हैं. Question number 2. In how many ways can the following prizes be given away to a class of 30 students, first and second in mathematics, first and second in physics, first in chemistry and first in English? Total prizes कितने हैं हमारे पास? Mathematics में there are 2 prizes, first and second, 2 prizes in physics, 1 in chemistry and 1 in English. So since we have to give 2 prizes in mathematics, total class में 30 students हैं, तो फर्स्ट प्राइज के लिए देर आर 30 चॉइसेस, सेकंड प्राइज के लिए देर आर 29 चॉइसेस. बिकॉज जिसको फर्स्ट मिल जाएगा उसको सेकंड तो नहीं मिलेगा. तो फॉर मैथमेटिक्स वी कैन गिव प्राइजेज इन 30 into 29 ways. सिमिलरली फॉर फिजिक्स, क्योंकि वहां भी 2 प्राइजेस देने हैं, 30 into 29. केमिस्ट्री में टोटल 30 ऑप्शंस आर देयर एंड इंग्लिश में ऑल्सो देर आर 30 ऑप्शंस, क्योंकि एक एक प्राइज देना है. दिस विल बी आवर आंसर विच विल बी 30 to the power 4 into 29 square. Option D is the answer. Okay. Now comparatively सेकेंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकियर थे डेफिनेटली. लैंग्वेज की वजह से भी कुछ मुश्किल थे, जैसे कि अब 1-2 DI के क्वेश्चंस भी देखेंगे. एक क्वेश्चन वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, डाइसी लैंग्वेज जो लिखा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें आइडेंटिफाई करना है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू. स्टेटमेंट 1, द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 3:4, रेशियो ऑफ देयर एरिया इज 9:16. तो क्या ये ट्रू है? अगर सर्कमफरेंस का रेशियो 3:4 है तो रेडियस का रेशियो विल ऑल्सो भी 3:4.
because circumference is proportional to radius and area is proportional to radius square. Radius square will be का रेशियो क्या आ जाएगा 9:16, 3 square to 4 square, और यही एरिया का रेशियो होगा 9:16 which is given in the question. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. सेकंड कह रहा है सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल. तो डायमीटर का वैल्यू क्या होगा? सर्कमफरेंस एंड एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी कि 2 pi r. This is equal to pi r square and hence r will be equal to 2. And if r is equal to 2, तो diameter will be equal to 2r which is equal to 4. तो second statement is also correct. दोनों ही करेक्ट हो गए. तो ऑप्शन ए इज द आंसर, बोथ आर करेक्ट. इजी क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अमित कैन डू 50% मोर वर्क देन भूषण इन द सेम टाइम. टाइम सेम है तो वर्क इज प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, और अमित कैन डू 50% यानी कि 1/2 मोर वर्क, 1/2 मोर वर्क देन भूषण. सो इफ एफिशिएंसी ऑफ भूषण इज 2, भूषण 2 यूनिट्स वर्क करता है इन 1 hour, तो अमित विल बी डूइंग 3 यूनिट्स वर्क. एंड भूषण अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 hours. भूषण 30 hours में अगर वर्क कंप्लीट करता है तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी भूषण का है 2, तो वर्क विल बी इक्वल टू 2 into 30, 60 यूनिट्स. Then question is saying Bhushan starts working and had already worked for 12 hours. तो भूषण ने 12 hours ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, 30 hours में कंप्लीट करता है, तो भूषण का 18 hours का वर्क बचा है, यानी रिमेनिंग वर्क इज बेसिकली 18 hours का वर्क ऑफ भूषण, यानी 18 into दिस इज द रिमेनिंग वर्क. नाउ रिमेनिंग वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड विद भूषण एंड अमित. भूषण अमित अब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है. तो भूषण का एफिशिएंसी है 2, अमित का है 3, 3 + 2 एफिशिएंसी से काम करेंगे, टाइम टेकन विल बी 36 डिवाइड बाई 5 विच विल बी 7.2 hours. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वैल्यू कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ए बी सी डी आइडेंटिफाई करनी है. अब यहाँ पे तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और कोई तरीका है नहीं, सारी वैल्यूज को सॉल्व करना पड़ेगा. सो ए में दिस इज 5/9 इंटू 225.4 माइनस 45.4 विच इज 180. तो 5/9 इंटू 180 इज 5 into 20 विच इज 100, और 100 इज 10 स्क्वायर. तो क्वेश्चन मार्क इज बेसिकली 10. तो ए की वैल्यू आ गई इक्वल टू 10. ए इज इक्वल टू 10. बी में देखते हैं रूट ऑफ 1024 दैट इज 32. 32 into 40 दिस इज 1280 प्लस 20 स्क्वायर विच इज 400 प्लस 0.5% ऑफ 9600, 1% होगा 96, और उसका भी हाफ दैट विल 48 प्लस 469. तो 1280 प्लस 400 1680 प्लस 48, तो 1728 प्लस 469, तो 2197. दिस विल बी 2197 विच इज नथिंग बट 13 क्यूब. 13 का क्यूब होगा, तो b इज इक्वल टू 13 आ गया. सी में गिवन है 8 to the power 12 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर ऑफ 32 क्यूब इंटू रूट ऑफ 256 दैट इज इक्वल टू 2 to the power समथिंग. तो वो समथिंग निकालना है हमें, 2 का पावर क्या होगा. अब सी में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली यहाँ पे हमें वॉर्ड मास रूल अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, इसके बाद में बाकी चीज़ें सॉल्व करेंगे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो 8 स्क्वायर सबको 2 के पावर में कन्वर्ट कर दो. 8 स्क्वायर, 8 क्या है 2 क्यूब, तो 8 स्क्वायर विल बी 2 to the power 36 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर, 16 हुआ 2 to the power 4 और उसका स्क्वायर यानी 2 to the power 8 ऑफ 32 विच इज 2 to the power 5 और उसका क्यूब है यानी 2 to the power 5 into 3 2 to the power 15 मल्टीप्लाइड बाई रूट 256, और रूट ऑफ 256 क्या हुआ 16 होगा विच इज 2 to the power 4. तो मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power 4. सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस पार्ट को, ऑफ को सॉल्व करेंगे. ठीक है, एज पर बॉड मास. तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऑफ को, और ऑफ हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 2 to the power 8 into 2 to the power 15. This will be 2 to the power 23. So 2 to the power 36 divided by 2 to the power 23 multiplied by 2 to the power 4. Now this must be solved. क्या वैल्यू आएगा 2 to the power 36 divided by 2 to the power 23. This is equal to 2 to the power 13 into 2 to the power 4 which is 2 to the power 17. तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 17 आ गई, यानी कि C इज इक्वल टू 17 आ गया. अब ए बी सी हमें मिल गया है. सी इज लार्जेस्ट अप टिल नाउ, तो सी बी ए शुड बी द ऑर्डर. ये ऑर्डर कहाँ कहाँ पे आ रहा है, तो ऑप्शन बी में नहीं आ रहा है सी बी ए, ऑप्शन ए में नहीं आ रहा है, ऑप्शन सी और डी में से कोई एक आंसर होगा, यानी कि अभी हमें डी का भी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. हालांकि डी का वैल्यू इजीएस्ट है कैलकुलेट करना. 18 + 9 दैट इज 27 + 1 28, 28 minus 10 17, 18 minus 1/3 17 and 2/3 आ जाएगा. तो हमारा 1 and 2/3 प्लस 16 होगा. दिस मस्ट बी 1 and 2/3 प्लस 16. तो डी इज इक्वल टू 16 आ गया.
और D16 आ गया, तो C इज द लार्जेस्ट, CDBA विल बी द परफेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन D विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, bar graph based question. Bar graph given below shows number of packets of breads sold by 5 stores of two types. Multigrain bread है और whole wheat bread है, दोनों तरह का bread है. Multigrain is blue and whole wheat is orange. Okay. So question number 1 is saying if another store F sold a number of multigrain packets, which is average number of multigrain packets sold by stores C, D and E, and average number of whole wheat packets sold by stores A and E. Okay, so average number of multigrain packets sold by stores C, D and E. Multigrain is blue, तो C, D and E में क्या वैल्यू आ रहा है, 72, 54 एंड 84 का एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन एवरेज नंबर ऑफ होल व्हीट पैकेट सोल्ड बाई स्टोर्स A एंड E विच इज 44 एंड 72 का एवरेज। तो दोनों एवरेज वैल्यू निकालना है, फिर उनको ऐड करना है। ऐसे यहाँ पे ऐड करना क्लियरली लिखा नहीं है, ये कंफ्यूजन है इस लैंग्वेज में, ठीक है। सो पहले हम एवरेज निकालते हैं फॉर एवरेज ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट सोल्ड बाई C, D एंड E, यानी 72 प्लस 54 प्लस 84 डिवाइडेड बाई 3। सिंस ये तीनों के तीनों ही 3 से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड पहले ही कर लो। 24 प्लस 18 42 प्लस 28 दिस इज 70 आ गया एवरेज फॉर C, D एंड E ऑफ मल्टीग्रेन। एंड नाउ फॉर A एंड E होल व्हीट का एवरेज क्या होगा, दैट विल बी 44 प्लस 72 बाई 2, दिस इज 22 प्लस 36 58। सो स्टोर F कितने पैकेट सेल करता है, it sells number of packets which are equal to 70 plus 58, 128 packets. And then store B sold each packet at rupees 240 and store F sold each packet at 20% more than that of B. So B का प्राइस है rupees 240 per packet and for F this is 20% more, यानी 240 plus 48 rupees 288 per packet. तो revenue collected क्या होगा, तो rupees 288 into 128, that will be our answer. This we have to calculate, 288 into 128, 8 8 जार 64, तो यूनिट पे हमारा 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक होगा। अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं आप, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर निकालने के बजाय अप्रॉक्सीमेट कर लो, दैट विल बी बेस्ट। अप्रॉक्सीमेट कर लोगे तो कितना आएगा, 288 इंटू 128 करना है, तो रफली दिस विल बी 25% और ऐड कर दो, यानी कि 7 समथिंग, तो 35 36 के आसपास, यानी हाँ ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियरली हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। इतना ही करना था, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर ऑप्शंस फिर भी क्लोज दिए होते, सारे ऑप्शंस में 4 होता है और आंसर्स हमारे 35,000 समथिंग, 36,000 समथिंग, 37,000 समथिंग इस तरह के होते, तब फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता। पर अगर कैलकुलेशन करते ही करते तब भी हम 128 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, या तो फिर 128 से मल्टीप्लाई करते या फिर और एक तरीका है उसको भी देखेंगे। 128 से मल्टीप्लाई कैसे करो, क्योंकि 128 हमारा 2 की पावर में है, तो 128 का टेबल आसान है, इंटू 2 256 होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंटू 2 इंटू 8 ही करना है, और 128 इंटू 8 क्या होगा, दिस इज 1024, ठीक है। तो 128 इंटू 8 इज 1024, 4 आ गया, 102 कैरी हो गया, 128 इंटू 8 1024 प्लस 102, तो दैट विल बी 1126, 112 बच गया, 128 इंटू 2 256 प्लस 112, दैट विल बी 36864, 36,864, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज एक और तरीका हो सकता था कि 128 को ब्रेक कर देते 100 प्लस 25 प्लस 3 में, बिकॉज 100 क्या होगा, 100% है, 100 क्या होगा, 228 इंटू 100, ये तो कर लोगे, 28800 इंटू 25 करने के लिए क्या करोगे, बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर दो, या पहले 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी 7200, और इंटू 3 करना है फिर एंड में, 288 इंटू 3, तो 28 इंटू 3 इज 840 प्लस 24 864, तो 4 आ गया, 6 आ गया, 8 टू 10, 8 टू 10 प्लस 8 18, 8 आ गया, 1 कैरी हो गया, 15 प्लस 1 16, तो 36864, दिस इज अनदर मेथड, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of packets sold by store C is approximately what percent more or less than the total number of packets sold by store E. तो store C is selling total packets 72 plus 80, that is 152, store E is selling total packets which are 156, और क्वेश्चन पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेटली स्टोर सी के पैकेट्स अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट मोर या लेस है देन टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर ई। तो बेस वैल्यू क्या है, दिस इज बेस, स्टोर ई का वैल्यू हमारा बेस है, और 4 लेसर है यहाँ पे, यानी कि रफली 3% लेसर है, रफली 3% लेस होंगे, ऑप्शन बी आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Multigrain packets sold by stores A and B together are what percent more or less than whole wheat packets sold by stores C and D together? तो A and B multigrain यानी कि blue for A and B 92 plus 64 again 156 वैल्यू ही आ रहा है और what percent more or less than whole wheat C and D? तो for C and D whole wheat यानी कि 80 plus 40 120 120 से 156 is 36 more which is 30% more. Option D will be the answer. 30% more हो जाएगा. Next one, a cylindrical box of radius 5 cm contains 10 solid spherical balls, each of radius 5 cm. If the topmost ball touches the upper cover of the box, then volume of the empty space of the box क्या होगा? अब एक बॉक्स है जिसके अंदर हमने स्फेरिकल बॉल्स को रखा है और सारी की टोटल 10 स्फेरिकल बॉल्स को स्टैक किया है, एक के ऊपर एक रखा है और जो लास्ट बॉल है, जो टॉप मोस्ट बॉल है, दैट इज टचिंग द अपर कवर ऑफ द बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ से हमें हाइट की वैल्यू मिल जाएगा बिकॉज एक जो बॉल है हमारा, उस बॉल का हाइट क्या होगा? हाइट विल बी इक्वल टू डायमीटर 2 times radius. टोटल 10 बॉल्स हैं तो 10 into 2 times radius, this will be our height of the cylindrical box. तो height will be equal to 20 times radius which is 5, तो 100 centimeter. और radius तो पता ही है, that is 5 centimeter. तो volume of the box minus volume of all the spherical balls, that will be volume of the empty space. Volume of box minus 10 times volume of one spherical ball. Volume of the box will be pi r square h. सिलेंडर है तो pi into r is 5, तो 25 into h is 100 minus 10 into volume of one spherical ball which will be 4 by 3 pi r cube, तो 4 by 3 into pi into 5 cube which is 125. pi तो कॉमन आ ही रहा है. एडिशनली और क्या कॉमन आ सकता है? दिस इज 25 into 100. 25 कॉमन ले सकते हो, 10 भी कॉमन ले सकते हो. अगर 25 10 25 100 ही कॉमन लेते हैं पूरा का पूरा. इनसाइड ब्रैकेट दिस विल बी 1 माइनस यहाँ पे आ रहा है 125 into 4 which is 500 into 10 5000. 2500 कॉमन ले लिया है तो अंदर बचेगा 2 by 3. तो 2500 pi into 1 by 3. 2500 pi by 3 सेंटीमीटर क्यूब. दिस विल बी आवर आंसर. दिस विल बी एम्प्टी स्पेस. ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A person sold an article for rupees 136 and incurred 15% loss. Had he sold for rupees X, then he would have obtained a profit of 15%. तो which on one of the following is correct? X का वैल्यू किस रेंज में लाई करेगा? ठीक है, 15% लॉस हुआ है यानी कि अगर 100% कॉस्ट प्राइस था तो 85% ऑफ सीपी इज रुपीज 136 और 115% ऑफ सीपी इज इक्वल टू एक्स. अब चाहो तो सीपी निकाल लो बट जरूरत नहीं है निकालने का. रेशियो ही देख लो यहाँ पे. तो 85 115 17 एंड 23 का रेशियो आ जाएगा. ठीक है, 17 यूनिट्स की वैल्यू हमें गिवन है 136. 17 8 जार 136 यानी कि 23 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगा? 23 इंटू 8 160 प्लस 24 184. 184 आ जाएगा विच इज बिटवीन 180 एंड 190. तो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा. 180 और 190 के बीच में हमारा एक्स लाई करेगा. ठीक है, क्योंकि हमें सीपी निकालने की जरूरत नहीं थी. अदरवाइज 85% ऑफ सीपी विच इज 7/20. तो 7/20 ऑफ सीपी 17/20 सॉरी 17/20 ऑफ सीपी दैट इज 136. 8 से जाएगा तो सीपी हमारा 160 आ जाएगा और फिर उसमें ऐड कर दो 15% 824. तो 184 विल बी आवर वैल्यू ऑफ एक्स. ओके, next question. A consignment of 15 wristwatches contains 4 defective items. 4 defective watches. The wristwatches are selected at random one by one and examined. The ones examined are not replaced back. एक बार एग्जामिन कर दिया, निकाल लिया, फिर वापस से उसको नहीं डाला, वापस से उसको रिप्लेस नहीं किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 9th वन एग्जामिन्ड इज द लास्ट डिफेक्टिव बॉल, लास्ट डिफेक्टिव वॉच. ओके, तो कौन सा क्या हमारा प्रोबेबिलिटी होगा इस बात का? तो यानी कि करना क्या है हमें इस केस में? टोटल 4 डिफेक्टिव आर देयर आउट ऑफ 15 एंड द 9th वन एग्जामिन्ड मस्ट बी द लास्ट डिफेक्टिव. यानी कि 9 से पहले हमारी बची हुई 3 डिफेक्टिव निकल जानी चाहिए. यानी कि फर्स्ट 8 में देयर शुड बी 3 डिफेक्टिव एंड 9th वन शुड बी लास्ट डिफेक्टिव. 9th वन पक्का डिफेक्टिव होना ही होना चाहिए, उसके बाद में कोई डिफेक्टिव नहीं रहना चाहिए. टोटल केसेस क्या होंगे? सिंस 15 वॉचेस में से 4 आर डिफेक्टिव, तो टोटल केसेस अगर हम सारी की सारी 15 को ऑब्जर्व करेंगे 15 C4 विल बी टोटल केसेस. ओके, अब फर्स्ट 8 में 3 डिफेक्टिव होने के चांसेस क्या है? 8C3. जो फर्स्ट 8 सेलेक्ट कर रहे हो वहां पे से 3 शुड बी डिफेक्टिव. अब वो कौन सी 3 डिफेक्टिव होंगे ये चूज कर लो. 8C3 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा. और फिर एक ही डिफेक्टिव बचा है, उसी को चूज करना है 9th वाले में, तो 1C1 एक ही तरीका होगा उसको चूज करने का. इसके बाद का तो चीजें क्लियर है क्योंकि इसका डिफेक्टिव 0 है.
ठीक है, तो 8c3 इंटू 1c1 बाई 15c4, दिस विल बी 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 6, तो 56 अपॉन 15, 14, 13, 12 डिवाइडेड बाई 24. 8 by 195, दिस विल बी आवर आंसर. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 8 अपॉन 195. ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत? ऑप्शन बी विल बी द आंसर. Next question. Three vessels P, Q, and R are of the same capacity and all are full. Vessel P and Q contain mixtures of milk and water in the ratio 4:1 and 7:3 respectively, while vessel R contains only pure milk. The contents of these vessels are poured into a larger vessel S. After drawing 30 liters of the mixture from vessel S, the final quantity of water left in vessel S is 40 liters. Then capacity of each vessel क्या होगा? 80, 85, 90 और 95. Okay, so there are three vessels P, Q, and R, and they contain milk and water. फर्स्ट वेसल में मिल्क वाटर का रेशियो क्या है? दैट इज 4:1. 4:1 वेसल पी में, एंड वेसल क्यू में दिस इज 7:3. 4 + 1 comes out to be 5. 7 + 3 comes out to be 10. और थर्ड वेसल में वी हैव प्योर मिल्क. ओके, सो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो तीनों वेसल में कैपेसिटी इक्वल है, तो कैपेसिटी को इक्वल कर दो. 5 है, 10 है. थर्ड में तो जो भी होगा पूरा का पूरा अपना मिल्क ही होगा. तो 5 और 10 का एलसीएम क्या लोगे? एलसीएम 10 ही आ जाएगा, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और थर्ड की कैपेसिटी भी 10 कर दो. थर्ड में तो प्योर मिल्क है, तो ऑल द 10 विल बी इक्वल टू मिल्क ओनली. नाउ वी आर मिक्सिंग ऑल थ्री, तो मिक्स करते ही मिल्क कितना हो जाएगा? 4 इंटू 8 + 7 15 + 10 25. टोटल कैपेसिटी 30 हो जाएगा, और आउट ऑफ 35 विल बी वाटर. 25:5 यानी कि 5:1 विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इफ टोटल कैपेसिटी 6 है कि नहीं? टोटल अगर हमारा 6 है, और अगर टोटल 6 है तो उसमें से 5 होगा मिल्क और 1 होगा वाटर. इसके बाद में क्या किया? वी हैव ड्रॉन 30 लीटर्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल एस. अब इस पूरे में से हमने 30 लीटर्स को रिमूव कर दिया. ठीक है, रिमूव करने के बाद क्या हमारा रेशियो चेंज होगा मिल्क और वाटर का? रिमूव करने से पहले और रिमूव करने के बाद में हमारा रेशियो चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज हमने मिक्सचर को ही रिमूव किया है. तो इवन आफ्टर दैट रेशियो विल रिमेन सेम. ठीक है, सो -30 liters, but ratio will remain 5:1 only. And after the removal, we have identified that the final quantity of water left in vessel S is 40 liters. यानी कि water this 1 unit is equal to 40 liters. तो अगर 1 यूनिट हमारा 40 लीटर्स होगा, तो ये 5 यूनिट क्या होगा? दिस विल बी 5 × 40, 200 लीटर्स होगा. तो 40 लीटर्स हमारा वाटर है, 200 लीटर्स हमारा मिल्क है. टोटल मिक्सचर हमारा 240 लीटर्स हो जाएगा. ये कब हुआ? ये हुआ हमारा कि टोटल वॉल्यूम अगर बी था, ठीक है, अगर हर एक में लेटर से वी था, वी, तो 3v हो जाएगा, और 3v में से हमने 30 रिमूव किया. इसके बाद में बचा कितना? 240. 3v - 30 is 240. 3v विल इक्वल टू 240 + 30 270. तो v हमारा इक्वल टू 90 लीटर्स आ जाएगा. वॉल्यूम हमारा एक वेसल का 90 लीटर्स आ जाएगा. ऑप्शन सी आंसर होगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? अच्छा सवाल था, क्या ये समझ पा रहे हो? और हमेशा ऐसे किसी भी केस में हमें क्या देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या चीज़ है जो कि नहीं बदल रही. व्हाट इज रिमेनिंग कांस्टेंट. So when we are drawing 30 liters of mixture from vessel S, even after that ratio will not change. रेशियो तो हमारा सेम ही रहेगा. तो बस उससे हमने 40 लीटर्स हमारा वाटर है, तो उसका 5 टाइम्स मिल्क होगा. 200, 240 हमारा टोटल सॉल्यूशन होगा. 30 रिमूव किया था, 240 + 30 270 होगा, और 270 बना था तीन वेसल्स को से इक्वल क्वांटिटी लेने से, क्योंकि तीनों का कैपेसिटी इक्वल ही था. तो 270/3 यानी कि 90 मस्ट बी द कैपेसिटी ऑफ ईच ऑफ द वेसल्स. ओके, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The probability that the birthday of 4 different persons will fall in exactly 2 calendar months. 4 different persons हैं, बट इनका बर्थडे हमें चाहिए सेम 2 कैलेंडर मंथ्स में ही फॉल करना चाहिए. ओके, टोटल केसेस क्या हो सकते हैं? सिंस देयर आर 4 पीपल, तो फॉर एवरी पर्सन देयर आर 12 चॉइसेस, क्योंकि 12 कैलेंडर मंथ्स है. ठीक है, हर एक के लिए 12 चॉइसेस हैं. तो टोटल केसेस विल बी 12 × 12 × 12 × 12. दिस इज टोटल केसेस. बट हमारा कंसर्न है वी नीड देयर बर्थडे टू बी फॉलिंग इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स. तो फर्स्ट थिंग, for favorable cases, first thing is to select those calendar months. Select 2 calendar months out of 12. 12c2 will be number of ways to select these 2 calendar months. अब सबका बर्थडे इन्हीं दो में चाहिए हमको. ठीक है, सो कितने वेज में आ सकता है?
कितने पॉसिबल वेज हैं? लेट अस से पर्सन्स आर ए बी सी डी एंड मंथ्स हमारे हो जाते हैं, लेट अस से हमने मान लिया जैन एंड फेब, ठीक है, कोई भी 2 मंथ्स हो सकते हैं, बट मान लिया जैन एंड फेब है। तो ए का बर्थडे कैन बी इन जैन तो भी चलेगा, फेब में होगा तो भी चलेगा, दोनों अलाउड है, ठीक है। बी के लिए भी जैन में होगा तो भी चलेगा, फेब में होगा तो भी चलेगा, यानी कि हर एक के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल केसेस इसके बाद में क्या हो जाएंगे? हर एक के बर्थडे के लिए 2 to the power 4, फॉर एवरी पर्सन आउट ऑफ 4 2 चॉइसेस आर देयर। बट हमें चाहिए कि डिफरेंट 4 डिफरेंट पर्सन के लिए देयर बर्थडे विल फॉल इन एग्जैक्टली 2 कैलेंडर मंथ्स। यानी कि क्या नहीं होना चाहिए इसके बाद? क्या नहीं होना चाहिए? एक चीज है जो कि नहीं होना चाहिए कि सबका बर्थडे सेम मंथ में आ जाए, कि ऑल 4 का बर्थडे जनवरी में आ जाए या ऑल 4 का बर्थडे फरवरी में आ जाए। तो ये केसेस हमें एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, है कि नहीं? एक केस एक्सक्लूड करेंगे जबकि सबका बर्थडे फॉल कर गया जनवरी में फर्स्ट मंथ में, या एक केस जबकि सबका बर्थडे फॉल कर गया सेकंड मंथ में। तो दीज 2 केसेस मस्ट बी एक्सक्लूडेड एज वेल। ये हमारे काम के केस आएगा 12c2 इंटू 2 पावर 4 माइनस 2। दीज आर आवर फेवरेबल केसेस। सॉल्व कर लो इसको। 12c2 इंटू 2 पावर 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर 4। 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 16 माइनस 2 14 इंटू 14, यहाँ बचा 7 डिवाइड बाई 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 11 इंटू 7 आ गया 77 डिवाइडेड बाई 12 क्यूब विच इज 1728। So our answer will be 77 divided by 1728. Option A will be the answer. ठीक है, क्लियर? अच्छा, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हम ये एज्यूम करेंगे कि हर एक मंथ में बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। ओके, ठीक है, वो एजम्पशन हमें लेना है कि हर एक मंथ में बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी, इवन इफ क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो ऊपर नीचे है एक दो, बट हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि 1/12 प्रोबेबिलिटी होगा हर एक मंथ में बर्थडे आने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Ravi took a loan from HDBC Bank for his 2-year MBA program at IIM. He took the loan of rupees 6 lakhs such that he would be charged at 8% per annum compound interest during his program and at 10% per annum compound interest after the completion of the course. He returned half of the amount which he had to pay on the completion of his program and remaining after the 2 years. What is the total amount returned by Ravi? अब वैल्यूज हमें दी हैं, ऑप्शंस दिए हैं, रुपीज 7.73, 6.83, 7.58, 58 एंड 7.336। 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो ऑप्शंस के बीच में थोड़ा बहुत गैप तो है, इतना गैप तो है कि हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते, हाँ थोड़ा बहुत तो किया जा सकता है। क्लियरली ओके, तो ही टुक द लोन ऑफ रुपीज 6 लाख एंड देन फॉर फर्स्ट 2 years, क्योंकि 2 years का एमबीए है, फॉर फर्स्ट 2 years इंटरेस्ट चार्ज विल बी 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एंड आफ्टर द प्रोग्राम द इंटरेस्ट चार्ज विल बी 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर कंप्लीशन। तो पहले वो पे करेगा फर्स्ट टाइम, वो कब पे करेगा? ही इज रिटर्निंग हाफ द अमाउंट विच ही हैड टू पे on the completion of the program, yani after 2 years. The first payment is at after 2 years. And that payment is क्या है? Payment है हमारा which he had to pay. तो half the due amount. Due amount by 2. And then second payment he is making after 2 more years. And that is full and final. That is full and final. क्या स्ट्रक्चर क्लियर है? सो फर्स्ट 2 years में इंटरेस्ट क्या लगेगा? 8% पर एनम है, 2 years का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 8 + 8 + 8 into 8 by 100, 16.64% इंटरेस्ट। ये कंपाउंड हो रहा है, सिंपल थोड़ी है, ठीक है। 8 + 8 इंटू 8 + 8 + 8 इंटू 8 x + y + x5/100, ठीक है, सक्सेसिव चेंज है तो 16.64%। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 6 lakhs का 16.64%। तो 6 रफली ये 1/6 आ रहा है, रफली 1/6 आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 1/6 से कितना कम है? रफली 0.02% कम है। तो रफली अगर तुम मान लोगे, तुमने 1/6 मान लिया तो 1 लाख का इंटरेस्ट आ रहा है। 6 लाख प्लस 1 लाख, इतना अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हमारा कितने का आने वाला है? डिफरेंस आएगा कुछ 1000 के आसपास का, और सारी वैल्यूज जो हमारी उनके बीच में सफिशियंट 10,000 15,000 का गैप है, तो इतना हम एज्यूम कर सकते हैं। तो 6 लाख प्लस 1 लाख 7 lakhs हो गया। 7 lakhs is the amount, due amount after 2 years, and he paid half the amount. So out of this 7 lakh, 3.5 lakh he paid, and remaining बचेगा हमारा 3.5 lakh. This is remaining. Now in this remaining amount,
ही इज पेइंग दिस अमाउंट आफ्टर 2 more years. अब 2 years में इंटरेस्ट कितना लगेगा? दिस टाइम इंटरेस्ट विल बी 10% per annum. So 2 years में इंटरेस्ट विल बी 21%. 21% कितना आ जाएगा? 3.5 लाख का 20% विल बी 70,000. 10% आ गया 35,000. 70,000 प्लस 3,500, तो 73,500 रफली. दिस विल बी इंटरेस्ट. 3.5 लाख पहले पे कर दिया, 3.5 लाख बचा है, 73,500 और एडिशनल हो जाएगा. तो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा जो कि पे कर रहा है? 7 लाख प्लस 73,500, तो 773,500. दिस विल बी अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली. ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन हमने किया है, तो ये 400-500 का रफली हमारा एक डिफरेंस आ गया. उतना भी डिफरेंस नहीं आया, उससे भी कम डिफरेंस है. क्लियर है? तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि इतना ही इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था, इतना ही अप्रोक्सीमेशन करके सॉल्व करना था. ठीक है, इससे ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत क्वेश्चन में थी ही नहीं, तो हमें करना भी नहीं चाहिए था. क्या है क्लियर? ठीक है, नीट एंड क्लीन तरीके से हमने सॉल्व किया. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में भी कि √401 माइनस √399, √301 माइनस √299, यानी कि रूट के अंदर की जो वैल्यूज हमें गिवन है, अगर हम इनको ए और बी मान लें तो दिस इज टिपिकल फॉर्मेट √a माइनस √b. यहाँ पे कि a माइनस b इज कॉन्स्टेंट. So if you multiply root a minus root b with their conjugate यानी root a plus root b से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो दिस बिकम्स a माइनस बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी. अब क्योंकि a माइनस बी तो कांस्टेंट है सारे केसेस में, तो हमारा आंसर डिपेंड करेगा रूट ए प्लस रूट बी पे. डिनोमिनेटर हमारा रूट ए प्लस रूट बी आ रहा है, तो डिनोमिनेटर जितना स्मॉलर होगा, इफ डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, तो वैल्यू हमारा लार्जर होगा. वैल्यू लार्जर होगा. ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स को अगर हम ऑर्डर करें सारे के सारे, ठीक है, कि अगर हम प्लस कर दें और इनको ऑर्डर करें डिनोमिनेटर्स को, तो अगर डिनोमिनेटर्स को ऑर्डर करें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में आएगा? स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा हमारा ऑप्शन सी में. बट क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा स्मॉलेस्ट आ रहा है, वैल्यू 1 का लार्जेस्ट होगा, क्योंकि न्यूमिनेटर में तो सब में 2 ही आने वाला है, डिफरेंस तो 2 का ही है. 401 399 में भी 2 का डिफरेंस है, 301 299 में भी 2 का डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रहा है सी का, तो सी के केस में क्योंकि 1/c लार्जेस्ट होगा उस केस में. ठीक है, 1/√101 प्लस √99 लार्जेस्ट होगा, तो 2/√101 प्लस √99 भी लार्जेस्ट ही होगा. लार्जेस्ट आंसर आ जाएगा सी. सी विल बी लार्जेस्ट. और फिर सेकंड वैल्यू क्या आएगा स्मॉलेस्ट में? डी. तो सी ग्रेटर देन डी. डी के बाद में सेकंड फिर वैल्यू क्या आएगा? ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू हमारा आ रहा है ऑप्शन ए, तो ए सबसे आखिरी में आएगा. सी डी बी ए. दिस विल बी अवर परफेक्ट ऑर्डर. ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ramesh purchased two mobile phones from a shop. He sold first mobile phone at the price of rupees 18750 and the second mobile phone at the price of rupees 14250. If the profit percent on the first mobile phone is 5 times of the loss percent of the second mobile phone, then find out the overall profit made by Ramesh after selling both the mobile phones, given that he purchased both at the same cost. दोनों का CP सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम है, और प्रॉफिट के लिए हमें वैल्यूज गिवन है. और सेलिंग प्राइस तो पहले ही पता है. सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट मोबाइल फोन इज रुपीज 18750. Selling price of the second mobile phone is rupees 14250. And then question is saying profit percent of the first mobile phone is 5 times a profit percent और प्रॉफिट की एब्सोल्यूट वैल्यूज का रिलेशनशिप सेम ही होगा क्योंकि सीपी सेम है हमारा. ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेम है, तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ द फर्स्ट मोबाइल फोन इज 5 टाइम्स, यानी कि प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट मोबाइल फोन इज 5 टाइम्स ऑफ द लॉस ऑन द सेकंड मोबाइल फोन. तो अगर प्रॉफिट पहले वाले पे 5x का है, तो लॉस सेकंड वाले पे x का होगा. एंड दिस मस्ट बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ मोबाइल फोन्स. ओके, तो टोटल वैल्यू 6x हो जाएगा. 6x is the gap between these two. 18750 minus 14250, यानी कि दिस इज इक्वल टू 4500. यहाँ से x आ गया हमारा ₹750. और जैसे ही x हमारा 750 आ गया तो CP की वैल्यू मिल गई, बिकॉज CP विल बी 14250 प्लस x यानी प्लस 750, 15,000 रुपीज. तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मोबाइल फोन इज 15,000. टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 15,000 इंटू 2 30,000. और प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट हो जाएगा 5x प्रॉफिट हुआ है इन दिस मोबाइल फोन प्लस 5x, और यहाँ पे तो लॉस हुआ है x का, तो नेट प्रॉफिट हमारा 4x होगा. प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 4x विच इज इक्वल टू 3,000 रुपीज. तो प्रॉफिट हमारा 10% है. ऑप्शन डी इज द आंसर. ओके.
अदरवाइज 30,000 निकालने के बाद तो वैसे भी देख सकते थे कि 18,750 प्लस 14,250 टोटल 33,000 आ रहा है, 3,000 हमारा प्रॉफिट होगा. सॉल्व कर लोगे. Next question. Length of a rectangle is increased by 25%. By what percent should its breadth be decreased so as to maintain the same area? एरिया सेम होना चाहिए. तो अगर एरिया कांस्टेंट है, लेंथ को 25% से इंक्रीज करें तो लेंथ हमारा क्या हो रहा है? अगर पहले 4 था तो नाउ द लेंथ विल बी 5, 4:5 रेशियो आ जाएगा. तो ब्रेथ का रेशियो जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, तभी तो एरिया सेम होगा. तो ब्रेथ का रेशियो 5 से 4 होना चाहिए, तभी तो एरिया हमारा दोनों केसेस में 20 रहेगा. ठीक है. तो ब्रेथ अगर 5 से 4 आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है 1 का, बट किस में आ रहा है रिडक्शन? 1 में, और 5 में आ रहा है रिडक्शन 1 का. तो 1/5 का रिडक्शन आ रहा है, यानी कि 20% शुड बी रिड्यूस्ड. Breadth should be reduced by 20%. Option A will be the answer. Next question. In a triangle PQR, point X is on PQ and point Y is on PR such that XP is equal to 1.5 units, XQ is equal to 6, PY is equal to 2 and YR is equal to 5. Then we have to identify which statements are true, which are not. Triangle PQ and R and X is on PQ such that XP is equal to 1.5. So this is 1.5, XP is 1.5, XQ is 6. Similarly, Y is on PR such that PY is 2 and YR is 8. Okay. So if PX is 1.5, PQ is 6, तो XQ is 6, तो PQ क्या हो जाएगा? PQ will be 6 plus 1.5, so this will be 7.5. Similarly, PR will be 2 plus 8, 10. This will be 10. Now observe two triangles, triangle PXY या PYX and PRQ. So triangle PYX and triangle PRQ. In these triangles, PX upon PQ, क्या वैल्यू आ रहा है? PX is 1.5, PQ is 7.5. So this is 1/5. Similarly, PY upon PR, this is equal to 2/10. This is also 1/5. ये दोनों रेशियोज हमारे PX by PQ is equal to PY by PR, सेम आ रहा है रेशियो. और एंगल P तो कॉमन है दोनों में, तो अगर एंगल P कॉमन है और PX by PQ is equal to PY by PR, तो कैन वी से दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स? बिल्कुल कह सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे. ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो रेशियो ऑफ साइड्स विल बी सेम. भाई दो का सेम है, तीसरे का भी सेम होगा, यानी कि दिस विल आल्सो बी इक्वल टू XY by QR. तो यानी कि XY अपॉन QR विल बी इक्वल टू 1/5. तो QR विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स XY. तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज द आंसर. ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Candidates in a competitive examination consisted of 60% men and 40% women. 70% men and 75% women cleared the qualifying test and entered the final test, where 80% men and 70% women were successful. और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हमारे आउट ऑफ ABCD करेक्ट है. तो पहले तो वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं. इन दिस केस मेन एंड वुमेन का 60 एंड 40%, तो मान लेते हैं 600 and 400. 600 are men and 400 are women. Out of these men and women, 70% men and 75% women cleared the qualifying test. So how many could have cleared? 70% men will be 7/10. So 7/10 into 600, that will be equal to 7 to 60, 420. So 420 men must have cleared the test. 75% यानी कि 3/4 women cleared the qualifying test. 300 women out of 400 must have cleared the test and entered the final one. And in final one, successful candidates, men are 80% men are successful, यानी 4/5. 4/5 men are successful. तो 4/5 into 420, यानी 4 into 84, 336 men are successful. 70% women are successful, यानी कि 7/10 of 300, तो 210 women are successful. पहला स्टेटमेंट कह रहा है सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन. सक्सेस रेट क्या होगा? टोटल सक्सेसफुल मेन आर 336, टोटल मेन वर 600, तो कितना परसेंट हुआ? 600 का 336 विल बी 300 हुआ 50%, 56%. तो सक्सेस रेट फॉर मेन इज 56%. फॉर वुमेन 400 में से 210 women are successful, so that is 50% plus 2.5%, 52.5% women are successful. So definitely success rate of men is higher than success rate of women. So higher for women is incorrect, higher for men, that is correct.
तो ए तो आंसर नहीं है, जहाँ पे भी है हटा दो। ठीक है, बी के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट। आंसर डी इज द आंसर, बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, डी कह रहा है ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैन का भी 50% ज्यादा है और वुमेन का भी 50% ज्यादा है, तो डी तो इनकरेक्ट है ही है। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड सो ऑन, क्या वैल्यू होगा? अब क्योंकि यहाँ पे हमें देखो, अगर ऑप्शंस में सिर्फ वैल्यूज दिया हो, कांस्टेंट वैल्यूज गिवन हो, तो फिर वहाँ पे फिर हम सिमेट्री है, सिमेट्री को देख के ए बी सी की इक्वल वैल्यूज डाल के सॉल्व कर सकते थे। बट इस केस में क्योंकि हमें ऑप्शन में एक्स टू द पावर ए बी सी भी गिवन है, एक्स टू द पावर a प्लस b प्लस सी भी गिवन है, तो इसलिए वैल्यूज डाल के इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि पॉसिबल हो सकता है कि हमारा आंसर गलत आ जाए वहाँ पे। ठीक है, इस केस में हो सकता है ना भी आए, बट द पॉइंट इज कि वो सही तरीका इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज ऐसी भी गिवन है जो कि एक्स की पावर में है, दैट इज वाई यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज डाल के सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमें सारी वैल्यूज कांस्टेंट होता, फॉर एग्जांपल -1 1 2 इस टाइप की वैल्यूज होती, तो फिर हम डायरेक्टली वैल्यूज डाल के सॉल्व कर लेते, ए बी सी की इक्वल वैल्यूज डालते और डेफिनेटली जो आंसर आता वही हमारा परफेक्ट आंसर होता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमें एक्स की पावर्स में ही वैल्यूज गिवन है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। किसी भी एक पार्ट को पहले सॉल्व कर लो, जैसे से हमने इस पार्ट को देख लिया। ठीक है, तो दिस इज एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी विच विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर ए माइनस बी, और फिर उसका पावर हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या ये शक्ल देखी देखी नहीं लग रही? दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस बिकम्स एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली ये हो जाएगा एक्स टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो टोटल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस, एक सेकेंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो ये सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, बचेगा एक्स टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू आई तो कांस्टेंट ही है, बट हमें ऐसा इसको इस तरह से ही सॉल्व करना होगा। ओके, क्योंकि चांस थे कि बी या डी में से भी कुछ आ सकता था। ओके, क्या है क्लियर? तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 इन दिस केस। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन द सेकंड शिफ्ट ऑफ CMAT 2025। आई बिलीव कि जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सारे की सारी बातें समझ में आएंगी। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, and if you like this session then make sure to hit the like button. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.